मीडिया और पूरी बीजेपी सरकार बनाने के दावे कर रही है। जी, इसी सवाल के साथ आऊंगा अमलेंदु जी के पास। अमलेंदु जी, जैसा भारत जी कह रहे हैं कि ये बात बीजेपी को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये समझ में आ गई है, मतलब बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनको और उनके कार्यकर्ताओं को समझ में आ गई है कि अब यहाँ दाल गलने वाला नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है, खासकर पश्चिम बंगाल में। और जिस प्रकार जेपी नड्डा को अपनी सभाएं बीच में छोड़नी पड़ी, रोड शो खासकर बीच में ही खत्म करना पड़ा, कई सभाएं कैंसिल हुई, कुछ विजुअल्स ऐसे भी आए उसी पश्चिम बंगाल से जहां योगी आदित्यनाथ गए लेकिन कुर्सियां खाली मिली। ऐसे में जब एक तरफ एक बड़ा तबका जो है वो ये दावा कर रहा है कि बीजेपी को 175 से ज्यादा सीटें आ रही हैं और लगातार एक हवा बनाई जा रही है। कई साथी हमारे जो बीजेपी के पक्षधर हैं वो भी लिखते हैं, कहते हैं कि 2 तारीख को अभी बकवास कर रहे हो, 2 तारीख को देखना रिजल्ट क्या है। लेकिन सवाल ये आता है कि इतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहते हैं कि नहीं सरकार तो हमारी ही बन रही है, ये सवाल। और इसके साथ साथ एक सवाल ये भी जोड़ रहा हूं इसके साथ में अमलेंदु जी आपके पास आने से पहले, कि आखिर मुद्दों की बात न करके सांप्रदायिकता की बात करते रहना और उसी के दम पे सरकार में आने की कोशिश करना इस देश में कहां तक हितकर है। वो आप शायद अमलेंदु जी नहीं सुन पा रहे हैं या आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन चलिए भारत जी आपके पास ही आता हूं इसी सवाल के साथ में कि आखिर ओवरऑल जो देख रहे हैं हम लोग, हालांकि आप बोल रहे थे उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा या कुछ जो हमारे साथी हैं सबसे पहले उन लोगों के कुछ विचार ले लेता हूं, उसके बाद फिर आता हूं आप लोगों भारत जी आपके पास में। मोहम्मद आमिर सोहेल लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता भी बेवकूफ़ी में महारत हासिल की हुई है, मोदी जी को पीएम बना दिया। उसके अलावा इस्लाम अली हमारे साथ बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 22 वीर सपूतों की शहादत का क्या होगा, ये लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रॉब्लम और इसको लेकर के लगातार 22 नहीं अब तो 23 हो गए हैं और ये संख्या थोड़ी सी और बढ़ भी सकती है दोस्तों। बहुत ही दुखद है जो घटना वहाँ की है छत्तीसगढ़ की, खासकर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके साथ जो कुछ हुआ ये बहुत ही खराब हुआ है। और मोहम्मद आमिर सोहेल लगातार बने हुए हैं, सादाब खान बने हुए हैं जो कह रहे हैं सर एग्जिट पोल कब दिखाएंगे। एग्जिट पोल 29 तारीख को दिखाएंगे, 29 अप्रैल की शाम को दोस्तों। उसके अलावा मुबारक हुसैन भी हमारे साथ बने हुए हैं, अब्दुल्ला शेख भी हैं, संजय सिंह टीएमसी 220 बता रहे हैं, रियाजुल मुस्तफ़ा डीबी लाइव जिंदाबाद लिख रहे हैं, फिर मोहम्मद फियाज बीजेपी 0 लिख रहे हैं, संजय सिंह टीएमसी 220+ लिख रहे हैं, प्रवीण यूनुस हैं, जयंती राठवा बीजेपी ओनली लिखना है, राठवा बीजेपी ओनली, मुबारक हुसैन कादरी ये शहादत भी राजनीति है क्या जिसके नेता फायदा उठाना चाहते हैं, नहीं तो। मुनव्वर अली भी टीएमसी 160+ इनका कहना है, जयंती राठवा का कहना है 220 बीजेपी, खालिद खान भी हैं, धनपत राज मेहता बीजेपी 220+ बता रहे हैं। तो तमाम साथी बने हुए हैं, आप लोग बने रहिए। रफीकुल इस्लाम भी हमारे साथ में हैं। अगर अमलेंदु जी जुड़ गए हों हमारे साथ तो अमलेंदु जी के पास सीधे आना चाहूंगा या सीधे चलते हैं अमलेंदु जी से पहले भारत शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। भारत जी, जो सवाल है कि आखिर मुद्दों की बात न करके आप सीधे सीधे बात करते हैं सांप्रदायिकता की, धर्म की और संप्रदाय की बात, लेकिन जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, आप चूंकि पूरा का पूरा उस पूरे एरिया को घूम करके आए हुए हैं, थोड़ा सा समझना और चाहूंगा कि बीजेपी जैसा यहाँ दिल्ली और आसपास और खास करके नेशनल मीडिया में जिस प्रकार दिखाया जा रहा है बीजेपी को लेकर के धरातल पे, और जो पिक्चर्स आ रही हैं, जिस प्रकार अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं की भीड़ को तो हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरे नेताओं की भीड़ उतनी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद भी सरकार बनाने के जो दावे आ रहे हैं, इन दावों में कितना दम है? देखिए, बीजेपी के लिए जो काम करता है वो करता है आरएसएस, और आरएसएस की एक खास टैक्टिस ये है कि आप देखिए उसने मधुपुरा जैसे लोगों को भी प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री बनवा दिया, वो किसी को भी बनवा सकते हैं। अभी उन्होंने महबूबा के साथ सरकार बनाई कश्मीर के अंदर, है ना, तो जहां वो महबूबा को आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त और जाने क्या क्या कैंपेन, पूरा हिंदू जो कम्युनिटी है, मतलब खासकर कम
कट्टर हिंदू कम्युनिटी जो उसको ये प्रचारित करती है, उसी बीजेपी के साथ, उसी महबूबा के साथ बीजेपी सरकार बनाती है। तो ये सरकारें ये लोग क्यों बनाते हैं? ये कम बहुमत की किसी भी को आगे बढ़ाकर ये अपनी सरकारें क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि ये नीचे अपना नेटवर्क खड़ा कर सके, आरएसएस अपना नेटवर्क खड़ा कर सके। बंगाल की परिस्थितियां ये रही कि वहां 34 साल लेफ्ट का शासन रहा, तो ये घुस नहीं पाए। अब उसके बाद ममता बनर्जी का है, तो इनकी कहीं दाल नहीं गल पा रही है। ऐसा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सरकार बना ले और इनको अपना ऑर्गेनाइजेशन और नीचे काम करने का इनको मौका दे। तो वो उस तरीके का जो डिवीजन है, भाई आप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वनवासी कल्याण परिषद या उड़ीसा में वनवासी कल्याण परिषद काम कर पाती है या झारखंड में काम कर पाती है, उस तरीके से वो बंगाल के आदिवासियों के बीच में नहीं काम कर पाते, क्योंकि उनको उस तरीके की सहूलियतें नहीं है, उस तरीके की जो मदद होना चाहिए शासकीय स्तर पे उनको विस्तार करने के लिए या वो सब, तो वो उस तरीके की चीजें बंगाल में नहीं मिल पाती। इसलिए उनका जो अपना जो आधार है, जो बेस है, जिसकी वजह से बीजेपी आगे बढ़ती है, वो नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए लोगों का जो माइंडसेट है वो कम्युनल नहीं है। अगर हम अगर हिंदी भाषी पट्टी में अगर देखें, आज जो मिडिल क्लास बैठकर जो बिल्कुल जो किसानों को गालियां बकता है या तमाम दूसरे लोगों को जो टिप्पणियां जो करता है सीधी सीधी, वो लोग हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर में पड़े हुए हैं। आप उनसे बात करिए, वो आपको ऐसा इतिहास पढ़ा देंगे जो इतिहास मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने, रोमिला थापर वगैरह ने भी नहीं पढ़ा होगा। वो सारा इतिहास वो पढ़ा देंगे और आप उनसे पूछिए कि इस किताब में लिखा है, तो किताब का नाम नहीं बता पाते कभी भी, है ना। तो ये पूरा जो व्हाट्सएप पर जो ये लोग करते हैं, और ये वही लोग इससे कन्विंस होते हैं जो इनके सरस्वती शिशु मंदिर में या शाखाओं में बचपन से गए हैं और वो बचपन से वही सुनते रहे हैं। तो वो परिस्थितियां वहां पर नहीं है बंगाल के अंदर, और यही बीजेपी की प्रॉब्लम है। इसी वजह से बीजेपी वहां पर कहीं टीएमसी के लोगों को पकड़ती घूम रही है, कहीं लेफ्ट के लोगों को पकड़ती घूम रही है, कहीं गुंडों को पकड़ती घूम रही है। तो एक ऐसी पार्टी, मैं अभी भी, देखिए मैं कल भी ये बात कह रहा था और मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक राजनीतिक पार्टी जिसके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, जिसके पास अपना वोटर नहीं है, जिसके पास पोल पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, वो कैसे सरकार बना सकती है? अगर हम ये माने, हम अगर जैसे मध्य प्रदेश की भी बात करें, तो मध्य प्रदेश जैसी जगह या राजस्थान जैसी जगह या गुजरात जैसी जगह, वहां पर उनका अपना नेटवर्क है, उसकी वजह से चुनाव जीतते हैं। और ये जिस तरीके की ये जो कैंपेन जो तरीका है प्रधानमंत्री का, ये तो वो छत्तीसगढ़ में भी करते थे, ये वो मध्य प्रदेश में भी करते थे, ये वो राजस्थान में भी करते थे, वहां तो हारे ना सब जगह, दिल्ली में भी करते थे। आप बताइए दिल्ली नहीं हारे क्या? भाई हरियाणा में जहां पर वो 60 पार और 70 पार और 80 पार करते थे, क्या हुआ? अल्टीमेटली तो आपको गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं चमत्कार में ये नरेंद्र मोदी, तो ठीक है वो कोशिश करते हैं और कोशिश सबको करना चाहिए, राजनीति में सभी को करना चाहिए। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है, अगर आप प्रधानमंत्री हो जब कोरोना का इतना भयानक हाल हो रहा है ना, दिल्ली जैसी जगह में लॉकडाउन की बात हो रही है या मध्य प्रदेश में कई शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू लगते हैं, तो इनके बाद भी अगर केंद्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत हलचल अब शुरू किया है, बाकी केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जितनी सीरियस इसको लेना चाहिए था इस चीज को कर लेकर, आप देखिए पहले भी जब कोरोना हुआ था तब भी यही हाल था, आप मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे। आज जो स्थितियां हैं, अभी आप देखिए जो डेटा भी आ रहा है वो इन 5 राज्यों का नहीं आ रहा। लोग ये बता रहे हैं कि साहब ये बाकी स्टेट जो है 8 स्टेट, उसमें हालत बहुत बुरे हैं और वहां कोरोना निकल के आ रहा है, लेकिन इन 5 स्टेटों की क्या स्थिति है उस पर बात नहीं हो रही है। तो अब अगर इलेक्शन और इन सबको अगर आप अपने फायदे के लिए ही आप कोरोना जैसी बीमारी को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आप चाहेंगे तब कोरोना निकल के आ जाएगा, जो सब बंद हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये जनता के साथ खिलवाड़ है, और कम से कम प्रधानमंत्री को इन सब चीजों पर, मतलब जिस पोजीशन पर पहुंच गए तो फिर इसके ऊपर तो कुछ बनने वाले नहीं है वो, है ना। तो वो अपना अचीवमेंट जो है वो पीक उन्होंने ले लिया है, तो मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ा सा शरीफों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हिंदुस्तान के जो वाकई में संविधान के है उसके ऊपर भरोसा करके काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनने वाले, है ना, और हमारे राष्ट्रपति बन जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे, तो वो भी नहीं बनने वाले। तो उनको केवल प्रधानमंत्री बनना था तो वो बन चुके हैं और 2 बार बन चुके हैं।
जी, लेकिन अब टर्नआउट बता दूं कि आज वोटिंग का पैटर्न क्या रहा, कितना परसेंट कहां वोटिंग हुई है शाम 7 बजे तक, जिसमें असम में 82.28% यानी 82% से ज्यादा की वोटिंग असम में, केरल में 70% से ज्यादा की वोटिंग। केरल में हालांकि वोटिंग पैटर्न हमेशा अच्छा रहा है, इस बार 10% की कमी दिखाई दे रही है। अभी तक 70% है, ये क्या 80% तक वोटिंग जाती है कि नहीं वो देखना होगा। पुदुचेरी में 78.14% यानी कि 78% से ज्यादा। तमिलनाडु में ज्यादा नहीं है, 65% है मात्र, और वेस्ट बंगाल में 77.68%, लगभग 78% वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो ये वोटिंग एक असम में ठीक ठाक 82% से ज्यादा का मतदान, और असम में हमेशा हमने देखा है कि जो वोटिंग का पैटर्न होता है वो ज्यादा रहा है, और कई जगह तो हमने 85-88% भी वोटिंग देखी, खासकर सेकंड फेज में। लेकिन असम की बात, पश्चिम बंगाल की बात हम लोग लगातार करते रहे हैं। तीनों राज्यों में भी आज वोटिंग हुई है, और उसमें पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक चरण में मतदान, और वहां मतदान का समापन, और इसी तरह मतदान का समापन असम में भी। लेकिन ओवरऑल असम और पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ असम में बीजेपी की सरकार है, वो चाहती है कि दोबारा काबिज हो जाए सरकार पे, सत्ता पर असम में। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में है, जो चाहती है बीजेपी की किसी भी तरह वहां पे काबिज हो जाए सत्ता पे पश्चिम बंगाल में। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव में बीजेपी 18 सीटें लेकर के आती है लोकसभा में, और कई विधानसभा की सीटों पर बीजेपी को बढ़त रहती है, तो उसे ऐसी उम्मीद है कि वो पैटर्न अभी तक कायम रहा होगा या रहेगा। और प्रधानमंत्री का अपना जो करिश्माई चेहरा है, जो वो एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, पोस्टर बॉय के रूप में सब जगह जाते हैं, मुख्य प्रचारक के रूप में जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना अंदाज, और खासकर वोटिंग के दिन जाकर के दूसरे क्षेत्र से जो भाषण देते हैं, उस अंदाज से जो मतदाता हैं वो कितने उनकी बातों में आते हैं, कितना बीजेपी की तरफ जाते हैं और बीजेपी को वोट देकर के आते हैं, एक बड़ा सवाल है। आज का दिन महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। उस हिसाब से भी बीजेपी चाहेगी कि आज जो मतदान 5 राज्यों में संपन्न हो रहे हैं उसमें बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि जो 31 सीटों पे खासकर आज वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसमें से 29 सीटों पर टीएमसी 29 सीटें जीत कर आई थी पिछली बार। तो टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा जो स्टेक कह सकते हैं कि आज है, कि दांव पर आज उसकी जो सीटें हैं वो लगी हुई हैं टीएमसी के लिए, क्योंकि यहां बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, थर्ड फ्रंट को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 सीटें हैं। बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, एक सीट मिली थी कांग्रेस को और एक सीट मिली थी उस वक्त सीपीएम को। लेकिन क्या इस बार टीएमसी 31 में से 29 सीटें लेके आ पाएगी? आज जो जिस 31 सीटों पे मतदान हो रहे हैं, संपन्न हो गए हैं, उस पर यह एक बड़ा सवाल है। टीएमसी का देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन क्या बीजेपी इन 31 सीटों में अपना खाता खोल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा भी भारत शर्मा जी बता रहे हैं, लगातार 1 महीने रह करके आए हैं उस एरिया में, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं पश्चिम बंगाल और केरल के एरिया से। पश्चिम बंगाल में खासकर बहुत ज्यादा भारत शर्मा जी ने अपना समय बिताया। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, इससे पहले भी आना चाह रहा था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। अब सवाल यही है कि मुद्दों की बात ना करके आप जब सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तमाम बातें हम लोग कर भी चुके हैं, उस पर चर्चा काफी लंबी चर्चा कर लिए। लेकिन सवाल, दूसरा सवाल आपके साथ में जो इससे पहले भारत शर्मा जी से आप तक आ रहा था, तब कर रहा था मैं, सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेता जो बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में हम देख रहे हैं कि भीड़ अमूमन तो आ रही है, लेकिन दूसरे जो नेता हैं उनकी सभाओं में भीड़ की कमी, जैसा भारत शर्मा बता रहे हैं कि कई जगह बूथ लेवल पे बीजेपी के कार्यकर्ता उतने नहीं हैं जितनी कही जा रही है, बातें बताई जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि 175 से ज्यादा सीटें लेके आएगी बीजेपी और सरकार बना रही है। ओवरऑल आपके पास क्या खबर आ रही है, क्या कुछ देख रहे हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां अभी हैं, जो परिस्थितियां बीजेपी के साथ में हैं, क्या इतना, जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से, वो भी इस बात को समझते होंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ऐसी स्थिति धरातल पर बीजेपी की इतनी मजबूत स्थिति है पश्चिम बंगाल में,
यही सवाल आपके साथ पूछना चाहता हूं। और अगर हमारे साथी जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं या जो वहां की राजनीति पर पैनी नजर रख रहे हैं, वो जरूर इस बात का जवाब अगर चाहें तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके सवाल को भी लूंगा, आपके जवाब को भी लूंगा। लेकिन अमलेंदु जी, सवाल का जवाब यही चाहता, मतलब सवाल आपके सामने यही है कि क्या धरातल पे बीजेपी पश्चिम बंगाल में इतनी मजबूत है? नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं है पश्चिम बंगाल में। और अब तक का इतिहास उसका रहा है वो 3% और 4% वोट मिलने का ही रहा है। केवल आप 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो एक अलग परिस्थितियां थी और एक अलग तरीके का माहौल था उसमें हो गया। और लेफ्ट की भी उस समय की अपनी कमजोरी थी और कहा जाए कि एक तरीके से लेफ्ट के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक रणनीति के तहत जो था भाजपा को वहां वोट दिया, जो कि हालांकि मुझे लगता है कि वो रणनीति भी अच्छी नहीं थी, गलत रणनीति थी। लेकिन बहरहाल जो भी है वो था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वहां मतलब ग्राउंड स्तर पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसी मजबूती है कि 200 सीटें लेके आ जाएंगी। प्रभाष शर्मा जी भी कह रहे थे कि जिसका ना वहां नेता है चुनाव लड़ने के लिए, ना जिसके पास अपना वोटर है, ना जिसके पास अपना बूथ का मैनेजमेंट के लिए बूथ एजेंट है, तो वो कहां से सरकार बना रही है। लेकिन हाँ, सरकार बना रही है तो सरकार बनाने की बात तो नहीं कर सकते। सरकार तो मणिपुर में ही बना सकती है, मतलब वहां भी बना सकती है जहां उसका एक विधायक है। सरकार तो मतलब वो सब जगह बना लेगी, जहां उसका एक विधायक होगा वहां भी सरकार बना लेगी, जहां नहीं होगा वहां भी बना लेगी सरकार। तो सरकार बनाने की, लेकिन चुनाव जीत रही है नहीं जीत रही है इस पे बात की जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां 20 से ज्यादा सीटें जो है उसको मिलनी चाहिए, मतलब जो अब तक की जो परिस्थितियां दिख रही हैं सब कुछ मिला करके। तो हालांकि मेरा अपना असेसमेंट है, गलत भी हो सकता है, मतलब मैं उस पर ये नहीं कहता कि मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ और कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ बहुत बड़ा कि मैं ये घोषणा कर दूं कि नहीं इतनी सीट मिल रही है और इतना जीत रहा है। मेरा अपना जो असेसमेंट है वो ये है कि इससे ज्यादा की स्थिति उसकी वहां जीतने की है भी नहीं। जब सारा जोर लगाने के बाद पूरी पार्टी हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक, बांग्लादेश से लेके अमेरिका तक और म्यांमार से लेकर के रूस तक, राफेल से लेके मिड डे मील तक, मतलब कुछ भी आप करते रहिए, कड़बड़ झला इधर से उधर उधर से उधर, उसके बावजूद जो है मुझे नहीं लगता कि 20 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति उसकी अपने दम पे वहां कुछ है कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की। बाकी ये भैया इस देश में कुछ भी हो सकता है, फलाने हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मशीनें हैं तो कुछ भी मुमकिन है, 70 के 191 वोट पड़ गए तो कुछ भी मुमकिन है। तो मुमकिन कुछ भी है, लेकिन असलियत जो है वो यही है कि जमीन पे भारतीय जनता पार्टी है कुछ नहीं। बिल्कुल, जनता के बीच जो बात है आप बताइए ना। देखिए, ये जो बात हो रही है, अगर लोकसभा इलेक्शन की आप बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन विधानसभा में उसने सरकार बनाई थी। तो इसका ये कोई वो नहीं, कोई अंकगणित नहीं है कि अगर लोकसभा में अगर जितना वोट मिल गया तो अब वो कम ही नहीं होगा, वो बढ़ेगा, है ना। तो पूरा जो मीडिया जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है लोकसभा के वोट परसेंटेज को दिखा कर, भाई अगर वोट परसेंट है तो आपका कंस्टेंटली चलेगा ना। तो आप एक बात बताइए, पिछले 2016 के इलेक्शन में जिसमें 36% वोट लेफ्ट को मिला था, वो गायब हो गया, मतलब उसको 1-2% वोट की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो और अगर ये चीज मैं शुरू से कह रहा हूँ, अगर उन्होंने रिकवर कर लिया, अभी तो पूरा ये मान के चल रहा है कि नहीं कर पाएगा या जो भी कुछ है, अगर उन्होंने रिकवर कर लिया तब ये वोट किसका जाएगा? तो बीजेपी का ही जाने वाला है ना। अगर उनका वोट उनके पास लौट के आ गया तब फिर हमारा जो पूरा जो दिल्ली के जो एसी रूम में बैठे जो तमाम एंकर हैं, जो ये गणित बताते हैं बैठकर, या तमाम साइकोलॉजिस्ट जो पूरा अंक गणित समझा रहे हैं टीवी चैनलों में बैठकर, उनका फिर गणित कहाँ जाने वाला है? तो अभी तो वही मान के ही चल रहे हैं कि ये वापस नहीं लौटने वाला, जो गया बीजेपी के साथ वो गया, है ना। देखते हैं। लेकिन भारत जी सवाल ये उठता है कि आखिर ये, जैसे आप कह रहे हैं कि ये लौटने वाला लौट भी सकता है, नहीं भी लौट सकता है, लेकिन क्यों लौट सकता है? जो बीजेपी की ओर चला गया, जो मतदाता 2019 में, वो लौट करके फिर अगर टीएमसी का था या चाहे वो इसका था, लेफ्ट फ्रंट का था, वो लौट करके इन पार्टियों की तरफ क्यों आएगा? जबकि बात लगातार मैं टीएमसी की
कि एक तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता बनर्जी के साथ, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि अब लेफ्ट फ्रंट नाम की कोई चीज रह नहीं गई। वाम दल या कम्युनिस्ट जो हैं वो इस देश में अब वामपंथियों को वामपंथी वर्ड बोल करके गाली दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मतदाता हैं, चाहे वो टीएमसी की तरफ या कम्युनिस्टों की तरफ क्यों लौट के आएंगे? वो अगर चले गए, उनको जय श्री राम में बहुत अच्छा लगता है, वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे और उनका पेट भी भरेगा और व्यापार भी चलेगा, फिर वो लौट के क्यों आएंगे? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो यह व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, है ना, तो वो शांति में ही वो उसकी खुशहाली होती है। वो जितना शांति बनी रहेगी उतना उसका कारोबार बढ़ेगा। तो उसने वो 34 साल का शासन देखा है। आप हिंदुस्तान के दूसरे किसी राज्य की जहां पर उनका शासन नहीं रहा, हम खासकर हिंदीवासी पट्टी की बात करें, है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ खत्म हो गए। लेकिन जहां पर वो 34 साल शासन किए, कहीं किसी न किसी लेवल पर जाकर एनालिसिस तो होता है ना। दूसरी एक और चीज है, देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। जब पूरी दुनिया में इस समय दक्षिणपंथ फेल हो रहा है और उसके रिफ्लेक्शन सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में आ रहे हैं। हम चाहे ट्रंप की बात करें या हम ब्राजील की बात करें या देश या दुनिया या इवन ब्रिटेन की भी बात करें, तो जितने भी ये जो देश हैं जहां जहां पर कट्टरपंथ या दक्षिणपंथ का उभार हुआ है, वहां वहां वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे उसमें उसका उतार हो रहा है। तो इसलिए आप ये कहना है कि नहीं वापस लौट के नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैं बात कल भी कह रहा था कि देखिए आने वाला जो वक्त है, आज नहीं हो सकता 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मैं नहीं जानता कब होगा, लेकिन आपको आपकी जो पूरी लड़ाई होगी वो आर्थिक आधार पर ही होगी। इस तरीके की बदहाली हो रही है इस समय, या हम अगर हम राहुल गांधी के जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं, या राहुल गांधी, तो आप उसको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेहरूवियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को मदद करने की बात करते हैं। तो बात यह है कि आपको आर्थिक जो है, आपको अगली जो लड़ाई है वो आपको आर्थिक ही लड़ाई करनी पड़ेगी। और जब आप आर्थिक लड़ाई करेंगे तो ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं कि जय श्री राम का नारा और योगी आदित्यनाथ जो अपने यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, वो वहां जाकर ये बताते हैं कि साहब गुंडे घरों में घुस जाएंगे। अरे भाई गुंडे तो आपने उत्तर प्रदेश के कितने गुंडे घर के अंदर घुस जाए, है ना। केवल कुछ गुंडों को आप फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, उससे आप ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूरी कानून व्यवस्था सुधर गई या महिलाएं पूरे तरीके से सुरक्षित हो गई, है ना। तो ये जो पूरी जो केवल लफाजी वाला जो शब्दावली जो चुनी जाती है या जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, केवल आर्टिफिशियल या हम क्या कहें, मतलब एक काल्पनिक जो मुद्दे हैं उनको आप खड़ा करके जब आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप कह रहे हैं बंगाल में, मैंने कई लोगों के मुंह से वहां पर ये भी जो बीजेपी समर्थक हैं कि भाई मुसलमान देश पर शासन, भाई तो मुसलमानों ने अभी तक तो नहीं किया, बीजेपी तो अब गई है ना वहां पर। बंगाल में कितने हिंदू हैं जिनका कन्वर्जन करा दिया गया, या कितने हिंदू हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं, है ना। तो ये जो था, तो ये जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी करती रहती है, या जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को डरा के रखती है, बाकी जगह हिंदुओं को डरा के रखती है, तो यही डर है जिसकी वजह से लोग उनके साथ आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर भी ये चलने वाला है। तो ये जैसे घुसपैठिया, आपने असम में पूरा घुसपैठिया चिल्लाया, कहाँ है वो घुसपैठिया, और है तो अब कहाँ है, अब क्या स्थिति हो, कितनों को आपने बाहर निकाल दिया भाई 5 साल से, तो आप वहां सरकार में बैठे हैं ना, आप बताइए कितने घुसपैठिया आपने निकाले। बांग्लादेश की सरकार ने ये कहा कि भाई आपके पास जो लिस्ट है बांग्लादेशियों की वो हमें दे दीजिए, हम उनको वापस बुला लेंगे। क्या आपके पास कोई लिस्ट है ऐसी जिसमें आप बता सकें कि हाँ भाई इतने बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, तो आप उनको वापस भेजिए ना, अगर वहां की सरकार मांग रही है तो। आपने किया क्या भाई? ना आपने कश्मीर में ब्राह्मणों को बसाने की कोशिश की, ना आपने असम से किसी घुसपैठिए को निकालने की कोशिश की। तो एक काल्पनिक जो आप मुद्दे खड़े करने की कोशिश करते हैं, भाई किसी ना किसी लेवल पर तो लोग इसका एनालिसिस करते ही है ना। आप अगर ये मान लें कि नहीं, वो एनालिसिस करते ही नहीं है ना, या केवल वो टीवी चैनलों में जो कुछ बीजेपी के जो उग्र किस्म के जो प्रवक्ता बैठते हैं, जो बड़ी लफाजियां और वो करते हैं बैठकर, क्या उन्हीं की भाषा सुनकर लोग अपना माइंड सेट बना लेंगे क्या? या अर्णब गोस्वामी जैसे लोग जो हैं वो पूरा जनता का माइंड सेट तय करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता ना। हो सकता है कुछ लोग जो उनसे कन्विंस हो वो होते हो, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर होता है जो कन्विंस होते हैं। जो कन्विंस नहीं होते उनको आप कन्विंस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कन्विंस
होते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव जो है और खासकर मीडिया को लेकर, लोगों को लेकर के, मतदाताओं को लेकर के वो बता रहे थे भारत शर्मा जी। और साथ साथ कई सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मदीना का मुसाफिर जुड़े हुए हमारे साथ, बैकआउट बीजेपी बैकआउट भारत मुक्त लिख रहे हैं, सीमा खातून का लिखना है, डीवी लाइव सबसे अच्छा चैनल, रमेश उदेशी हैं बीजेपी के वजह से गरीब हो गया है लिख रहे हैं, मोहम्मद इम्तियाज हमारे साथ हैं, फ़हीम शाह खान हमारे साथ लिख रहे हैं, बीजेपी दलाल मीडिया से प्रोपगंडा कराती है और ईवीएम में से गड़बड़ झाला करती है ताकि जनता को शक न हो। अयाज अहमद हमारे साथ बने हुए हैं, सलाहुद्दीन गौहर बने हुए हमारे साथ में, फिर रियाजुल मुस्तफ़ा, इस्लाम अली, मोहम्मद तौफीक रज़ा, फिर जाहिद डारा, सच का साथ दो लिख रहे हैं कि सर एक बात समझ नहीं आ रही है कि बांग्लादेश और भारत एक था तो किसने मोदी जी को जेल में डाला, या पाकिस्तान के साथ थे जैसे आज़ादी से पहले जिन्ना सावरकर साथ थे। बिल्कुल यही सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं। गणेश सबकोता हैं, सर इस चुनाव में राफेल एक मुद्दा हो सकता है। राफेल एक मुद्दा हो सकता है दोस्त गणेश सबकोता जी, लेकिन इसमें बात यही है कि किसी मुद्दे को कितना विशेष तौर पे आगे बढ़ाना है। आप देखिए कल से राफेल का मुद्दा आया है, लेकिन कोई इसको लेकर के किसी भी मीडिया में दो एक जगह ही इसकी चर्चा आप सुने होंगे, देखे होंगे, वरना इसकी बात नहीं हो रही है। जबकि बहुत बड़ा मामला है ये, 60,000 करोड़ रुपए यानी 10 लाख यूरो की बात है, और उसमें भी ये जो रकम दी गई है बिचौलिए को, ये भारत का बिचौलिया है जो अगुस्ता वेस्टलैंड डील का भी बिचौलिया रहा है, उसके ऊपर अगुस्ता वेस्टलैंड डील का केस भी है उसके ऊपर। तो ये सब कुछ है उस वेबसाइट में, जो मीडिया पार्ट है, जो फ्रांस की कंपनी, मीडिया कंपनी, उसमें है ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस ने जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस को या विपक्ष को आज सड़कों पर होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि राफेल को लेकर के उसमें घपला हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है, और आज अगर सामने है ये घोटाला तो सामने आकर के और एक मुद्दा बना करके इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा नहीं की जा रही है उस ढंग से। तो गणेश सबकोता जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आखिर इस मुद्दे को कौन कहां तक लेके जाए। मदीना का मुसाफिर लगातार बने हुए हमारे साथ, एमएच अहमद हैं जो ममता दीदी 200 के पार कह रहे हैं, शैलेंद्र साक्या कह रहे हैं बीजेपी ही जीतेगी, शाकिर अली भी हमारे साथ बने हुए, सऊदी अरबिया कह रहे हैं जवान शहीद बीजेपी, फिर रफीक पूनावाला, मोहम्मद जहांगीर, अदानसुर, तमाम साथी, संतोष सिंह हमारे साथ बने हुए, रमेश उदेशी हैं, देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं सीपीएम बंगाल में 34 साल कैसे शासन किया हमको मालूम है, इलेक्शन में किसी को घर से निकलने ही नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जाहिद दारा कह रहे हैं सर आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम। नाजिम खान सरोली भारतीय जुमला पार्टी लिख रहे हैं, इस्लाम अली लिख रहे हैं विपक्ष की लगाम बहुत कमज़ोर है। सलाहुद्दीन गौहर बीजेपी हारेगी लिख रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। फिर मोहम्मद इम्तियाज़ कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में आकर हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है, क्या जहां चुनावी राज्य हैं वहां कोरोना नहीं है? बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं। उसके अलावा सिमरन पटेल हमारे साथ बीजेपी नहीं जीतेगी लिख रहे हैं। खुर्शीद आलम हैं, शेख अबू तहर हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार भी बने हुए हैं, ममता बंगाल जीतेगी लिख रहे हैं। फिर मोहम्मद सादिर आई एम कुवैत, मैं कुवैत से लिख रहे हैं, टीएमसी जीतेगी मोहम्मद सादिर। फिर शेख अब्दुल ताहिर, उसके अलावा तमाम साथी, संतोष सिंह भी बने हुए हैं। फिर राजीव जेना हमारे साथ हैं, एमएच अहमद, रफीक पूनावाला, सीमा खातून। तो दोस्तों समय अब समाप्त हो चुका है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहे। और आज महामतदान के दिन नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया है, और इस भाषण में खासकर उन्होंने जिस प्रकार ना कहते हुए भी, ना बताते हुए भी उन्होंने सांप्रदायिक बातें करने की कोशिश की है, लेकिन क्या इसका संज्ञान चुनाव आयोग लेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
क्या राफाल डील का मुद्दा विपक्ष उठाएगा इस चुनाव में? अब आगे जो 5 फेज का चुनाव वेस्ट बंगाल में होना है, लेकिन इससे पहले 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं। इन 4 राज्यों में असम है, केरल है, तमिलनाडु है और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी है। तो इन 4 राज्यों में क्या कुछ होगा? ईवीएम में अब मतदाताओं का फैसला कैद हो चुका है और ये 2 मई को खुलेगा, जब वेस्ट बंगाल का चुनाव भी तब तक समाप्त हो जाएगा। तो अब पूरी नजर वेस्ट बंगाल पे होगी, लेकिन असम में खासकर जो सीएए और एनआरसी का मुद्दा चला, घुसपैठियों की बात होती रही, उसको मुद्दा नहीं बना करके और न ही विकास की बात करके बातें जो थी वो पोलराइजेशन और खासकर धार्मिक और जातीय पोलराइजेशन के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन कांग्रेस वहां पे मुद्दों पे बात करने की कोशिश जरूर की। कांग्रेस ने 5 अपने प्रमुख जो वादे किए हैं इस असम में, उन वादों पे के दम पर, उसके बल पर क्या कांग्रेस जीत कर आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई सारे सवालों के साथ दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव लिख रहे हैं ईवीएम में हिंदुत्व जीतेगा। उदय राज भी हैं जो ममता दीदी की होगी जीत। नसीम अंसारी टीएमसी 250, इस प्रकार राना मीना भी हमारे साथ, मनोवर पेंटर हमारे साथ में है। तमाम साथी आप लोग जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने दोनों साथियों का, अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी और भारत शर्मा जी आपका भी। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग पूरे घंटे भर हमारे साथ बने रहे, हमारे सवालों का जवाब लेते रहे और अपने विचारों को देश दुनिया तक पहुंचाते रहे। तो आप दोनों का धन्यवाद। और धन्यवाद एक बार फिर से हमारे दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे इस कार्यक्रम में। कल शाम 6:30 बजे फिर मिलेंगे, चुनावी गतिविधियों पे चर्चा होगी। उसके अलावा देश दुनिया की जो प्रमुख खबरें हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कल से। तो जुड़िए हमारे साथ, देखिए डीबी लाइव और इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार।